हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे ईबीएस। आज ईबीएस का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। यह एक मैराथन क्लास होगी जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ से आप लोगों को 30 में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 का रहा है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में जो शिक्षक को जो है उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 का रहा है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। बी वाला का रहा है, वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहे। देखिए, यहाँ याद करने वाली बात क्या होती है, निगेटिव हो जाएगी। सी वाला का है, उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। और डी कह रहा है, बच्चों को बता दें कि वे गलत है। गलत शब्द भी गलत। यहाँ पर मानक चार्ट प्रदर्शित वाली बात भी निगेटिव है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा फिर से स्टार्ट करें, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शिक्षक को बच्चों के विचारों को सामने लाने के लिए या उसको विचार जो है उसको सामने लाकर उस पर चर्चा करे, प्रयोग करे और प्रश्नों के माध्यम से उनकी समझ को विकसित करे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। बी वाला कह रहा है, जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। सी कह रहा है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। और डी है, जल चक्र के 5 लाभ बताइए या 5 लाभ लिखिए। तो देखिए, बच्चों को कल्पना करने और अपनी अवधारणा को समझने के लिए एक अवसर देना चाहिए, ठीक ना। इससे क्या होता है कि शिक्षक बच्चों की वास्तविक सोच और समझ का आकलन कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो इस पर वह बच्चे आकलन करेंगे तो उससे शिक्षक को अवधारणा समझ में आएगी और उसका वास्तविक आकलन भी समझ में आएगा, बच्चे की सोच कैसी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, पहला नंबर तो यहाँ पर जो ये दिया है उत्तर प्रदेश, ये तो पहले गलत हो गया। राजस्थान भी जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक ना। उत्तराखंड भी नहीं है, यहाँ भी उत्तराखंड है तो नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न है थोड़ा बड़ा, तो इसको छोटा और कर रहा हूँ जितना हो जाए। अब इससे ज़्यादा भी छोटा कर दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा। और इसके बाद स्क्रॉल करके हम पूरा क्वेश्चन को दिखाएंगे, ठीक ना। देख लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करने वाला है तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका मिलान करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है।
तो आइए इसको हम मिला देते हैं, बना देते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 अब बना दिया हूँ क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। कर प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। मनाली में क्या होता है? पत्थर या लकड़ी के बने स्लेट की छतों वाले घर होते हैं। तो आप पहले का दूसरा चला जाएगा। राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं, तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। तो राजस्थान का चौथा चला जाएगा, बी का चौथा। और असम में बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर, तो तीसरे का पहला चला जाएगा। ठीक। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, तो डी वाले का पांचवा चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, मिलाते हैं। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का पांचवा। आइए देखते हैं। ए का दूसरा, बी का चौथा, पहला वाला सही है, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बनने का कारण क्या होता है? पूछने का मतलब यही है, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। बी कह रहा है परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। सी कह रहा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। और डी कह रहा है उस जलवायु के कारण होते हैं वे जिसमें रहते हैं। तो देखिए जो त्वचा पर डिजाइन होती है, इसका मुख्य कारण होता है कि वह जिस जलवायु में रहते हैं, ठीक ना, वो जिस जलवायु में रहते हैं उसी के साथ वो अनुकूलित हो जाते हैं। तो जब अनुकूलित हो जाएंगे तो वह उस प्रकार की डिजाइन बनने लगती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जमीन भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किस कानून द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय वन अधिनियम 1927। बी वाला कर है वन अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधक विधेयक, ठीक ना। तो यह जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए वन अधिकारों से यह मान्यता प्राप्त हुई, ठीक ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, एन्सेफलाइटिस डेंगू, HIV एड्स हैजा डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, निमोनिया बुखार चिकनगुनिया। तो देखिए यहाँ पर मलेरिया और डेंगू तो ठीक है, एन्सेफलाइटिस ये नहीं होगा, ठीक ना।
और यहाँ पर देखिए HIV एड्स से तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर निमोनिया भी नहीं होगा, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, घटपड़ी पौधा नेफेंथिस, ऑप्शन नंबर 1 है भारत में नहीं पाया जाता, गलत है, भारत में भी मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे को चबाकर से पचाकर खा जाता है। मला कराए मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे को चबाकर उसे पचाकर क्या करता है, खा जाता है। ये भी गलत है, वो खाता कहाँ है, पचाता कहाँ है। सी वाला कह रहा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तत्व की खनिज सामग्री निकालता है, ये भी गलत। सामग्री कहाँ निकालता है, वो मोहक जो होते हैं, मोहक। ठीक ना। यह नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक ना, जिस मिट्टी में वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े को खा करके वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक ना। यह जो पौधा होता है, इनकी जो पत्तियाँ विशेष प्रकार की संरचना की बनी होती है, जिसमें कीट मकोड़े जाकर वहाँ उसको देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं और उसमें चले जाते हैं और वह उसको बंद कर लेता है, तो उसी में वो मर जाते हैं। तो उसको क्या होता है, उस हिसाब से वह पौधा क्या करता है कि उसको धीरे धीरे उसको खा ही जाता है, मतलब उसमें सड़ जाते हैं बस। तो और वह क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन, किस पदार्थ में आयरन सबसे अधिक मात्रा में होता है। आंवला, पालक, आलू, आलू में नहीं होता है तो इसलिए गलत। आंवला, आलू, आलू यहाँ भी है तो गलत। चना, पपीता, गुड़, तो यहाँ पर चना में भी नहीं होता है तो इसलिए भी गलत। आंवला, पालक, गुड़, तो ये वाला डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, उज़्बेकिस्तान से। तो देखिए जो मिर्च जो लाए थे हमारे देश में, यह माना जाता है कि यह दक्षिण अमेरिका से लोग लाए थे। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है चाया, बी है कठफोड़वा, सी है फुदकी और डी है शकरखोरा। तो यह कौन सा है पक्षी, तो यह जो है चया। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चया, जिसको डब बोलते हैं। ठीक ना। कुछ पक्षी जो अपने घोंसले ऐसे स्थानों पर बनाते हैं जहां शिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो जो कांटेदार पौधे के बीच में जो घोंसला बनाते हैं वो बहुत प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तरीका होता है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, इसको छोटा कर रहा हूँ, दिखाई देगा आप लोगों को, पूरा प्रश्न दिखना चाहिए ना। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो आप दिया हुआ है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी
की पत्तियां खाता है या लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है? यह पशु कौन सा है? तो देखिए चिंपैंजी, पेंडा, स्लॉथ, लंगूर। तो देखिए ये जो है लंगूर है। कौन है? अरे सॉरी, स्लॉथ है, ठीक ना। स्लॉथ जो है यह भालू जैसा दिखता है। यह लगभग दिन भर में 24 घंटे में 17 घंटे लगभग सोता भी है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और हफ्ते में एक बार ही उतरता है नीचे, वो भी शौच करने के लिए, ठीक ना। और यह पूरे अपने जीवन काल में 6 से 7 वृक्ष पर ही जा पाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गिद्ध, गरुड़, चमगादड़, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड। तो देखिए जो है 4 गुना की बात है, तो चील है, गरुड़ है और गिद्ध जो है यह मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इसकी जो दृष्टि है बहुत तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की खेती को पहचानिए। तो देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी खेती आ रही है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत की कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। यह किस प्रकार की खेती है? झूम खेती, सीढ़ी नुमा खेती, सिंचाई खेती या सहकारी खेती? तो देखिए ये जो खेती है जिसको स्थानांतरित भी खेती बोलते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यह होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा झूम खेती, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। और देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ से आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से अच्छे खासे प्रश्न पेपर में पूछने को देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीम को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, दूसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, तीसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, और चौथा कह रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो देखिए वो न सूंघ पाएगा, न सुनता भी नहीं है, उसके काने नहीं होते हैं, वह देखता भी नहीं, देखकर भी नहीं करता है। वह जो कंपन होता है ना वाद्य यंत्र में, जो ध्वनि का कंपन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करके वह नाचता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। दूसरा का सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार के आकार है। नहीं, आदर्श परिवार के आकार नहीं है, उसमें बच्चे जो सिर्फ 2 ही बच्चे थोड़ी ना होंगे, वह तो एकल परिवार होगा इसमें, ठीक ना। तो इसलिए गलत है। तीसरा कह रहा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते नहीं।
और चौथा कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये बात तो ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक ना, एक अभिभावक वाला परिवार होता है जिसमें दादा दादी के साथ रहने वाला परिवार होता है, ठीक ना, इस प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डाट डाट होती है, वह भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो देखिए ये जो होती है अम्लीय होती है, जो आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, Cl, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी वाला कह रहा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी कह रहा है मेरी शक्तियाँ क्या थी। और डी कह रहा है मुझे सचमुच कठिन लग रहा क्या लगा। तो ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। तो कह रहा है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन की बात हो रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है तकनीकी और औपचारिकी होना चाहिए। तो देखिए जो कह रहा है कि प्रयुक्त भाषा कैसा होना चाहिए, तो तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। मातृभाषा जो स्वाभाविक रूप से होती है अनौपचारिक होती है, ठीक ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। बी वाला कह रहा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो ये ठीक है, जो बच्चा दिन प्रतिदिन जो भाषा बोलता है उससे संबंधित होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। सी कह रहा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कठिन तो बिल्कुल नहीं। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा है वो मातृभाषा या रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में सिखाया जाना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18, 19 हो गया है, 20 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसमें कौन कौन सही है। एक शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उसमें रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, बाहर जैसे जंगली पशु है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर का सृजनात्मकता का विकास करना, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। पहला तो सही। अवलोकन का विकास करना, अवलोकन भी करना है इसमें, ठीक है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी बात ठीक है। लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना, यहाँ पर डाटा की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। चित्र का है कौन सा जीव में कौन सा चित्र भरा जाएगा, तो इससे अवलोकन का भी हो जाए, सृजनात्मक का भी विकास होगा, ठीक ना, और वर्गीकरण भी होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए बी सी कहाँ पर है,
बी वाले में है, बी वाले में अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ए बी सी करेक्ट कर लीजिएगा। ए बी और सी तीनों सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। बी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। सी है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ाने के लिए। और डी है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ सिवाय दिया है तो यहाँ पर एक गलत वाला पूछ जा रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 22। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आइए ऊपर थोड़ा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। बी कह रहा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। और सी कह रहा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। और डी कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण हुए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।